So now moving to further. So this is all about the yesterday lecture. Now today's lecture. So I told you the causes of infertility. So female factor accounts 30%, male factor 30%, and combined factor 30%. And in 10%, there is no specific cause. So female partner alone should not be blamed for all of this. So always take and counsel to couple for infertility treatment. Now this is how. हमको यहाँ से यही करना है. This is uterus. This is cervix. There is a endometrial lining. It is the cavity where implantation is going to happen. Now, what happens? On day 2 of the menstrual cycle, from the brain, there is a proper secretion of 4 hormones that I told you. FSH, LH, TSH, prolactin. और ब्रेन और ओवरी के कनेक्शन को हम बोलेंगे HPO एक्सिस. हाइपो थैलामो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. अगर ये एक्सिस नॉर्मल फंक्शन करती है, then and then only patient can conceive. So what happens? From the brain sending the signal to the ovary, and this HPO axis will work. So all hormones in a proper amount, FSH, LH, TSH, prolactin, estrogen and progesterone, उनके सब बेसल लेवल जो होने चाहिए वो होने चाहिए. क्विक रिविजन ऑफ हॉर्मोन्स. डे 2 पे FSH, LH शुड बी बिटवीन एनीवन. कितना होगा FSH, LH? ये तो आना ही चाहिए सबको. हाँ, वेरी गुड. या वेरी गुड. 1.2 to 8. TSH का डे 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, बट फॉर कंसेप्शन TSH कितना होना चाहिए पेशेंट का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना होना चाहिए? इट शुड बी बिटवीन 0.4 to 4. 0.4 to 4. प्रोलैक्टिन कितना कम होना चाहिए? व्हाट इज द कट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोलैक्टिन? लेस देन 25 नैनोग्राम पर DL. ये चारों सब पहले अपने माइंड में मगअप कर लीजिए, बिकॉज ये आएगा ना तो ही आपको रीड करना आएगा रिपोर्ट्स और आप कुछ अज्यूम कर पाओगे. तो ये बहुत बेसिक है कि FSH, LH शुड बी 1.2 to 8, TSH शुड बी लेस देन 4 और प्रोलैक्टिन शुड बी लेस देन 25. इतना याद रखिए बस. याद रह गया सबको? रिमेंबर एवरीवन? ओके. सो अगर ये सब HPO एक्सिस नॉर्मल मेंटेन होगी, तब जाके ओवरी में से एक बनना एक्टिवेट होगा, जो हमने फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में सीखा कि क्या होगा. वहां से गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन होगा, FSH एक्टिवेट होगा और धीरे धीरे ओवरी में से इस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा. सो अंडर द इस्ट्रोजन इफेक्ट दिस इतने सारे फॉलिकल्स है, तो उसमें से एक या दो फॉलिकल्स will become the dominant. Dominant means they will increase in the size. So day 2 day 3 पे फॉलिकल की साइज कितनी होती है? TVS करोगे तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में बेजल एंट्रल फॉलिकल की साइज कितनी होती है? 2 to 8 मिलीमीटर. कितनी होगी? लेस देन 8 मिलीमीटर. क्लियर? अभी अंडर द इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन एंड FSH, इसमें से जैसे जैसे इस्ट्रोजन बढ़ेगा और FSH डिक्लाइन होगा, जो मैंने फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में आपको सिखाया था. तो क्या होगा ना कि इसमें से एक या दो फॉलिकल बड़े बनेंगे.
धीरे धीरे ऐसे ग्रो करेंगे। तो अगर और दूसरे हैं वो इतने के इतने ही रहेंगे। तो जिसमें LH रिसेप्टर होगा FSH LH का वो डोमिनेंट करेगा। तो अगर आप डे 2 पे फॉलिकल की साइज देखोगे तो कितनी होगी, लेस देन 8 mm। हाँ, और उसी टाइम पे एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होगी, दोनों साथ में कोरिलेशन होगा। ओनली फॉलिकल कुछ नहीं कर पाएगा, ओनली यूट्रस कुछ नहीं कर पाएगा। तो डे 2 पे पहले तो सबके आपको हार्मोन्स पता होना चाहिए। हार्मोन्स हमने रिवाइज किया कि FSH LH बिटवीन 1.2 to 8, TSH लेस देन 4, प्रोलैक्टिन लेस देन 25 है। ओके, देन कम्स द फॉलिकल साइज, इट शुड बी बिटवीन 2 to 8 मिलीमीटर। एंड एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होगी डे 2 डे 3 पे, वो मैंने बोला था उस टाइम पे, लेस देन 5 mm। कितनी होगा, लेस देन 5 mm। ठीक है। हाँ, फिर धीरे धीरे इस्ट्रोजन बढ़ेगा, FSH डाउन होगा। तो डे 7 पे अप्रोक्सीमेट, ये सब एवरेज होता है, हर एक पेशेंट में थोड़ा डिफरेंट आगे पीछे होगा, बट एवरेज इतना होगा। तो डे 7 पे आप रिपीट अल्ट्रासाउंड कराओगे तो जो फॉलिकल डोमिनेंट बढ़ा होगा 1 या 2, बाकी सब इनएक्टिव में ही रहेंगे, सिर्फ 1 या 2 ही बढ़ेंगे। तो वो दोनों फॉलिकल जो डोमिनेंट हुए वो लगभग 12 to 13 mm तक पहुंचते हैं। कितना पहुंचेंगे, नॉर्मल ग्रोथ आप देखो तो 12 to 13 mm। और एंडोमेट्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन बढ़ के कितना होगा, 6, वेरी गुड, 6 to 7 mm, 6 to 7 mm। फिर अभी आगे बढ़ा, अभी हाँ, अभी 12-13 mm जब फॉलिकल हो जाएगा तो उसको धक्का अभी कौन देगा, LH। अभी FSH का कोई रोल नहीं रहा, अभी उसका ग्रोथ के लिए हमें LH चाहिए, वो उसको आगे बढ़ाएगा। इस्ट्रोजन तो बढ़ता ही रहेगा, इस्ट्रोजन बढ़ता रहेगा और अभी LH एक्शन में आएगा। LH बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे इस्ट्रोजन LH बढ़ा ऐसे फॉलिकल्स बढ़ा। तो फॉलिकल्स मैच्योर्ड कब होगा, अप्रोक्सीमेट डे 11 डे 12 पे मैच्योर होता है नॉर्मली सब पेशेंट में। तो वो डे 12 पे कितना पहुंचेगा मैच्योर होके, अप्रोक्सीमेट 20 mm, 18 to 20 mm मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर किसी में 22 हो तो भी चलता है, 2-3 का आगे पीछे चलता है। सो 18 to 20 mm इज द मैच्योर्ड फॉलिकल। तो जब मैच्योर हो गया तब क्या होगा, LH बर्स्ट होगा, उसको बोलते हैं LH सर्ज। सो सडन ड्रॉप इन द LH एंड द FSH। तो फिर क्या हुआ, LH सर्ज के कितने घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा, 24 to 36 आवर्स। 24 to 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो अप्रोक्सीमेट 14th डे पे, 14th डे पे नॉर्मली सबका ओव्यूलेशन होता है। तो जैसे ड्रॉप डाउन हुआ वैसे ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन जैसे हुआ दैट मीन्स क्या हुआ ना, मैंने बोला ये फॉलिकल है और उसमें ये एक एग होता है। तो जैसे यहां से ओव्यूलेशन हुआ तो ये एग रिलीज हो गया, जैसे एग रिलीज हुआ तो ये एग उसको फॉलोपियन ट्यूब पकड़ लेगी, फिम्ब्रिया पकड़ लेगा, धीरे धीरे ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ऐसे आया ऐसे आया, एम्प्यूला तक पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंचेगा। अभी वहां पे वो 48 घंटे जिंदा रहेगा, 24 to 48 आवर्स तक पोस्ट ओव्यूलेशन। उस टाइम पे अगर रिलेशन रहता है तो स्पर्म ट्रैवल करेंगे यहां से, और वो स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के 5 दिन तक
ये एम्ब्रियो अगर हुआ तो घूमता रहता है, क्योंकि वो 5 दिन में ये एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है। तो ये एंडोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड, 7 to 12 mm। अगर 7 to 12 mm है तो वो प्रेगनेंसी आई तो उसके लिए बेड तैयार करता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन बेड। जैसे यहाँ पे एंडोमेट्रियम रेडी हुआ और फर्टिलाइजेशन का 5 दिन खत्म हुआ, अच्छी तरीके से समझना, फर्टिलाइजेशन आज हुआ तो उसके 5 दिन बाद, यानी आवर्स में हम गिनते हैं, घंटे में गिनते हैं, तो उसके 120 आवर्स के बाद वो एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होगा। कितने? 120 आवर्स, 120 घंटे। 120 आवर्स के बाद वो एम्ब्रियो यहां पे इंप्लांट होगा। जैसे इंप्लांट होता है तो यहां पे ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल में से तो ओवा निकल गया, पर वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा सिक्रेट करेगा और वो इसको मेंटेन करेगा। पर अगर ये कुछ हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, यहां पे स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा? तो कुछ होगा नहीं, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम वो थिकन होती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। जब वो 15-16 mm तक पहुंचती है तब जाके एंडोमेट्रियम श्रेडिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो अगर प्रेगनेंसी रुकेगी और अगर मेंसिस आ जाएगा, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए कितनी चीजें चाहिए। फर्स्ट, ओवरी। तो हमें ओवेरियन फैक्टर यानी पूरा HPO एक्सिस रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि पहले तो पेशेंट की साइकिल ओव्यूलेटरी है कि नहीं है। क्लियर? ये क्लियर हुआ तो ओव्यूलेशन हुआ तो अंडा फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है कि नहीं वो चेक करेंगे, दैट इज सेकंड फैक्टर। तीसरा कि फर्टिलाइजेशन हुआ पर यहां पे एंडोमेट्रियल बेड सही है कि नहीं, दैट इज तीसरा फैक्टर। और चौथा कि सब अच्छा है तो स्पर्म है कि नहीं अच्छे। सो पूरे ये 4 बेस पे इनफर्टिलिटी बनी है। तो सिर्फ आपको ये 4 फैक्टर को रूल्ड आउट करना है और हिस्ट्री से मैं बताऊंगी कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप पहले कराओगे। सिंपल। सो इतना आ गया तो यू कैन ट्रीट मोस्ट ऑफ द पेशेंट। 90% we can treat, 10% is unexplained, in that we can't do nothing. Now this showing common causes of infertility। हम डिटेल में तो बाद में सब एक लेंगे, पर इट इज लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर मैं एक एक फैक्टर्स अलग से लूंगी, पर अभी आप सिर्फ विजुअलाइज इफेक्ट देख लीजिए, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो पहले लेते हैं ओवरी में, ठीक है? हम कुछ भी सीखेंगे ना तो स्टेप में ही जाएंगे। पहले ओवेरियन फैक्टर, दूसरा ट्यूबल, तीसरा यूट्राइन एंड चौथा मेल फैक्टर। तो पहले क्या सोचेंगे कि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है। ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है कैसे पता चलेगा? सिंपल, मैंने बोला कि जिनकी साइकिल रेगुलर है 25 to 35, मोस्ट ऑफ द साइकिल्स विल बी ओव्यूलेटरी। उसके आगे पीछे है तो साइकिल विल बी एनओव्यूलेटरी। अगर एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मोस्टली सबको पता है पर ये इतना किसी को नहीं आता है, तो ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा सीखा है कि आपका अगर किसी की साइकिल रेगुलर है, समझ लो रेगुलर किसको बोलोगे
कि 25 से 35 दिन में आती है साइकिल, तो उसको रेगुलर बोलेंगे। तो हर एक लेडीज का ऐसे जनरल तो कैसे बोलते हैं ना कि 14-15वां दिन पे ओव्यूलेशन होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सबका बॉडी अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो अगर आपको किसी का ओव्यूलेशन डे जानना हो तो आप कैसे जानोगे? तो उसकी जो साइकिल है ना, उसमें आप -14 कर दो। सपोज पेशेंट बोलता है कि मैम मुझे 28 से 30 दिनों के बीच में मेंसेस आता है, ठीक है, तो उसमें -14 कर दो। 28 -14 यानी 14 एंड 30 -14 मीन्स 16। सो उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा हुआ? 14 to 16। तो पेशेंट को प्लान रिलेशन आप कब बोलोगे? बिटवीन 14 to 16। 14 to 16th डे कैसे गिनने का? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP। अभी मैं पूरा नेम नहीं बोलूंगी, LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट। तो अगर पेशेंट का, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट को हर 28 to 30 डेज पे साइकिल आती है और उसको मेंस्ट्रुएशन 1 जून को आया था, तो उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा? 14 to 16 जून। तो सिंपल, किसी की साइकिल 25 से 27 दिन की है, तो यू हैव टू 25 - 14। सो उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा हुआ? 11 to 13। जो भी वेरिएशन है उसमें -14 कर दो, तो वो डेज है, दैट आर द डेज फॉर प्रेगनेंसी। बट दिस इज ओनली अप्लाइड व्हेन देयर इज अ रेगुलर साइकिल। अगर उसका पर, टर्म्स एंड कंडीशन सब जगह होती है, पर तो होगा ही। अगर उसका ट्यूबल फैक्टर, यूट्राइन फैक्टर एंड मेल फैक्टर नॉर्मल है, तो 80% केसेस में दिस फॉर्मूला विल बी सक्सेस। So this is the simple terminology how to calculate the ovulation day. Everyone, I think everyone gets clear or have doubt how to check the count the ovulation day? Okay. So first factor will be disovulatory, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फैक्टर है ओवेरियन फैक्टर। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो सिंपल कि एनओव्यूलेटरी साइकिल होगी। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल किस में होगी? मोस्ट कॉमनली PCOS, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। दूसरा किस में होगा? एडवांस्ड एज। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है वैसे वैसे साइकिल एनओव्यूलेटरी होती जाती है। तो मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 40 साइकिल्स विल बी एनओव्यूलेटरी। थर्ड, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। जो नॉर्मल एज है मेनोपोज की, उससे पहले मेनोपोज का होना, उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। फिर एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। वेरी गुड। तो एंडोमेट्रियोसिस मीन्स जो मैंने बोला था कि जितना मेंसेस बाहर आता है उससे बैकफ्लो मारता है। गायनिक क्लासेस में जो जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी में चॉकलेट सिस्ट होती है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट द ओव्यूलेटरी फंक्शन। तो मोस्टली 4 फैक्टर हुए ओवरी में: PCOD, एडवांस एज, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर एंड एंडोमेट्रियोसिस। फिर छोटे छोटे तो बहुत कॉजेस हो गए, पर पहले आपको इतने कॉमन कॉजेस पता होने चाहिए। ये पूरा सारा हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए, देन वी विल गो इनटू द डीप।
सो दिस इज द ओवेरियन फैक्टर. सेकंड आएगा ट्यूबल फैक्टर. तो ट्यूब में क्या हो सकता है? ट्यूब का काम क्या है? जो एग ओवरी में से रिलीज हुआ उसको यूट्रस तक पहुंचाने का. तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसकी सिलियरी मूवमेंट यानी जो पानी का बहाव हो उसको ऐसे सिलियरी मूवमेंट होती है. तो जो एग होता है ना वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है. तो लॉस ऑफ सिलियरी मूवमेंट किस में होगा? जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, pelvic inflammatory disease and endometriosis. Tubal factor mostly affected in tuberculosis, PID and endometriosis. Then comes the uterine factor. ओव्यूलेशन हो गया, अंडा रिलीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब ने कैचअप कर लिया, पर फिर भी यूट्रस रेडी नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए. व्हाट आर द कॉज? एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल. किसमें एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल होगी? जिसका रिपीटेड डीएनसी हुआ होता हो. रिपीटेड डीएनसी की वजह से उसका जो बेजल लेयर है वो उड़ गया है और किसी ने बाय मिस्टेक उसका बेजल लेयर क्यूरेट कर दिया है बहुत ज्यादा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो चिपक गई है. तो दैट मेक्स एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल. फिर उसमें कंजेनाइटली सेप्टा होता है, सेप्टेड यूट्रस होता है, पोलिप होता है, फाइब्रोड होता है. तो दिस ऑल लीड्स टू द इनफर्टिलिटी. एंड फोर्थ इज मेल इनफर्टिलिटी, sperm count and motility abnormality. So these are the basic causative factors that leads to the infertility. Other than local cause, there are general causes also. Suppose patient have systemic disease like as we discussed thyroid, diabetes, hypertension, obesity, liver, kidney disease, some psychological factor, vaginismus, erectile dysfunction, all these outer factors also affect the conception. So in the first visit, always do the couple history, ask the sexual history, counsel all these things and parameters, rule out all local disease by just asking history, by rule out any major disease. Also check for cigarette smoking, menstrual pattern, everything that we had already discussed. इसका importance नहीं है. Now we will discuss pathology one by one. Ovarian factor, ट्यूबल, यूट्राइन एंड मेल फैक्टर. उसकी दूसरी स्लाइड है. तो एक काम कीजिए, अभी 2 मिनट में वैसे भी ये खत्म होगा मीटिंग, तो एवरीवन लॉग आउट कर दीजिए एंड अगेन ज्वाइन कीजिए. तो उसमें हम लोग पैथोलॉजिकल फैक्टर्स लेते हैं. ठीक है, ठीक है, मैं एंड करती हूँ मीटिंग, फिर से आप ज्वाइन करो सब लोग. ओके.